हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ एक नया चैप्टर को लेके, जो पीजी का सिलेबस है और बीकॉम पार्ट 2 का भी सिलेबस है। चैप्टर का नाम है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी के लेके, यानी अकाउंट्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जाने से पहले, इसके कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि ये जो चैप्टर आपका आधारित है, कंपनी ऑलरेडी अपने अस्तित्व में है, कंपनी चल रही है, लेकिन बाज़ार के प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण, जब एक बड़ी कंपनी किसी भी अपने समान व्यवसाय वाली कंपनी को जब खरीद लेती है, तो इससे मार्केट में एक प्रकार का मोनोपोली हो जाता है और संघर्ष खत्म हो जाता है, बाजारू संघर्ष खत्म हो जाता है। इस स्थिति में एक कंपनी दूसरे कंपनी को अधिग्रहण करती है, या उसके शेयर को खरीदती है, या उसके शेयर पर नियंत्रण करती है, उसके संचालन पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। तो इस स्थिति में पहले आपको डेफिनेशन के साथ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के आधे से अधिक या अधिकांश अंशों को खरीद लेती है, या अन्य किसी भी अन्य कारण से उस दूसरी कंपनी पर अपना नियंत्रण एवं प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, तो ऐसी कंपनी को सूत्रधारी कंपनी या संधारी कंपनी कहा जाता है। सूत्रधारी कंपनी जिस कंपनी के आधे से अधिक अंशों को खरीद लेती है, या जिस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, उसे सहायक कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आपने जाना कि सूत्रधारी कंपनी क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि 50% या समस्त अंशों को खरीद लेगी, तो उसे हम लोग सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और सूत्रधारी कंपनी के प्रबंधन और संचालन पर भी अगर नियंत्रण रखती है, तो उसे भी हम लोग होल्डिंग कंपनी कहेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? वह सहायक कंपनी का अधिकार संचालकों की नियुक्ति कर सकती है, इसके कारण। अच्छा, होल्डिंग कंपनी चाहे तो सहायक कंपनी के पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र को भी खरीद सकती है, और इस प्रकार होल्डिंग कंपनी जो है सहायक कंपनी को आर्थिक सहायता दे सकती है। तो सूत्रधारी कंपनी की प्रमुख विशेषता यही है, यानी होल्डिंग कंपनी की प्रमुख विशेषताएं। और अगर इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग जानना चाहें, तो आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करना। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बाजारू प्रतियोगिता यानी आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए भी इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। और एमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन, एकीकरण और संविलियन में कुछ दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए भी होल्डिंग कंपनी के कंसेप्ट का सहारा लिया जाता है। उसके बाद है कंपनियों का अस्तित्व अलग होते हुए भी उनके प्रबंधन एवं औद्योगिक नीति का केंद्रीकरण करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि कंपनी को ऑर्गेनाइज करना, चलाना आसान हो जाता है। उसके बाद यदि अर्जित लाभ हो तो अन्य साधनों में हम लोग विनियोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये होल्डिंग कंपनी के प्रमुख उद्देश्य हुए। अच्छा, होल्डिंग कंपनी के जो प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि पूर्ण स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी, जिसे पूर्ण सहायक कंपनी भी कहते हैं, होली ऑनर्ड सब्सिडरीज। इसमें क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी यानी जो दूसरा कंपनी है, दूसरी कंपनी का पूर्ण शेयर को एक कंपनी खरीद लेती है। इस स्थिति में जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पे माइनॉरिटी का कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी इसमें रहता ही नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो बचे हुए लोग हैं। और दूसरा प्रकार है आपका आंशिक स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी, जिसने कुछ अंश ही खरीदे हैं, यानी कुछ अंश कहने का तात्पर्य 50% से अधिक अंश ही खरीदे हैं। तो इस प्रकार इस कंपनी में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जो बाहरी लोग होते हैं, जिसे हम लोग आउटसाइडर शेयर होल्डर्स या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। सहायक कंपनी में बचे हुए अंश अन्य अंशधारियों द्वारा क्रय किए गए होते हैं, जिन्हें हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो अपना हित है, उसे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का 10,000 टोटल शेयर था, उसमें से एक्स कंपनी ने 8,000 शेयर खरीद लिया और बाकी 2,000 शेयर को नहीं खरीदा, तो जो 8,000 शेयर खरीदने वाला कंपनी एक्स कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गया, और वाई कंपनी उसका सब्सिडरी कंपनी हो गया। लेकिन होल्डिंग कंपनी का उसमें सिर्फ 8,000 शेयर के बराबर यानी 80% ही उसका हिस्सेदारी है। बाकी जो 20% है वो दूसरे लोगों का है, जिसे हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर या माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि होल्डिंग कंपनी क्या है, उसके विशेषताएं क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और होल्डिंग कंपनी के प्रकार कितने होते हैं। दो प्रकार में आपको बताया गया। तो इस प्रकार जब कंपनी
को खरीदा जाता है, उसके शेयर को जब खरीदा जाता है तो सूत्र होल्डिंग कंपनी तथा सब्सिडरी कंपनी के मिलने के कारण एक ग्रुप का निर्माण होता है। और ग्रुप का स्पष्ट सही एवं विशिष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि पूरे समूह के लिए एक कॉन्सोलिडेटेड मतलब एक मिला जुला के एक खाता तैयार किया जाए, जिसे हम लोग समेकित खाता या सामूहिक खाता या ग्रुप अकाउंट भी कहते हैं। कंपनी अपने अंशधारियों को अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराने के लिए इस प्रकार के खाते तैयार करती है। और ग्रुप खाते जो है के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट और दूसरा होता है कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो प्रकार के खाते इस कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट्स के अंतर्गत या ग्रुप अकाउंट्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यहाँ आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार होल्डिंग कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है, यानी जो मिला जुला बैलेंस शीट है जो सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों का होता है उसे किस प्रकार बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किस प्रकार बनाएंगे, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार की बातों पर हम लोग अब आगे पर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। तो मैंने जो यहाँ पे मैंने आपको जो वीडियो बनाया है जो दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनीज। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। उस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एक्स कंपनी एक है और एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी का 50% से अधिक शेयर खरीदा है, यानी यहाँ पे 10,000 टोटल शेयर था वाई कंपनी का, उसका 8,000 शेयर उसने खरीदा है। ये 8,000 शेयर खरीदा गया, 2,000 शेयर एक्स कंपनी ने नहीं खरीदा है। तो चूँकि 8,000 शेयर खरीदा जो 50% से अधिक है, तो एक्स कंपनी जिसने शेयर खरीदा उसे हम लोग कहेंगे होल्डिंग कंपनी, और वाई कंपनी जिसका शेयर खरीदा गया है उसे हम लोग कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? तो होल्डिंग कंपनी का इस कंपनी पर कितना अधिकार है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 80% और 20% का रेशियो निकलेगा, यानी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट या रिजर्व या पर 80% तक का अधिकार है, और बाकी जो 20% का अधिकार है किसी बाहरी लोगों का है, जिसे हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर या माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि होल्डिंग कंपनी का दूसरा फॉर्म, यानी यहाँ आंशिक होल्डिंग कंपनी का निर्माण हुआ। अगर वाई कंपनी के सारे शेयर को एक्स कंपनी खरीद लेता तो उसे हम लोग पूर्ण रूप से होल्डिंग कंपनी कहेंगे, यानी वहाँ पे फिर सब्सिडी कंपनी का कोई भी माइनॉरिटी का हिस्सा नहीं रहता है, और पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट और लॉस का जो है बेनिफिट होल्डिंग कंपनी को प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि जो आंशिक पार्शियल जो होल्डिंग कंपनी है उसमें किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों जब भी आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी का सवाल आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि दोनों कंपनी ऑलरेडी चल रही है, अस्तित्व में है, और एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने वाली है और कायम करेगी, तो क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी आपको क्वेश्चन में दोनों कंपनी का बैलेंस शीट आपको एक एक करके दिया रह सकता है और एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा, उसी के आधार पर आपको आगे सवाल दिया सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको स्टेप लेना कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट। आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट का प्रश्न आप बाद में करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट का प्रश्न आपको बिगनिंग में किसी भी बुक में नहीं दिया गया होगा। पहले बेसिक फंडामेंटल इजी क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट रहता है। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या है दोस्तों? पहला आपका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, दूसरा है अनरियलाइज प्रॉफिट, तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, चौथा है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, पांचवा है ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर, और छठा है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ये 6 प्रकार के एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे दिए रह सकते हैं, और आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट में आप पता ही है आपको कि इसमें प्लस या तो माइनस करना पड़ता है जिससे रिलेटेड होगा। तो ये तो पहला हो गया। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में पहला नहीं दिया, क्योंकि बिगनिंग क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आपको नहीं दिए रहेंगे, तो आपका जो पहला स्टेप शुरू होता है है आपका स्टेप नंबर 2, 4 बेसिक कैलकुलेशन। किसी भी क्वेश्चन में आपको 4 बेसिक कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। पहला आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दूसरा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तीसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और चौथा है गुडविल या कैपिटल रिजर्व।
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं और गुडविल या कैपिटल रिजर्व को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट या लॉस भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये 4 कैलकुलेशन करना आपके लिए अनिवार्य है। जब आप ये 4 कैलकुलेशन कर लेंगे तब आपको बनाना पड़ेगा प्रिपरेशन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यानी आपको 3 स्टेप में किसी भी सवाल को बनाना है। पहला आपका एडजस्टमेंट, दूसरा आपका 4 बेसिक कैलकुलेशन और उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है आपका इस चैप्टर का। लेकिन चूँकि आप बिगिनिंग से सवाल बनाने वाले हैं इसीलिए आपको पहला स्टेप हो जाएगा 4 बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिर आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट करना है। इसीलिए मैंने आपको टाइप बता दिया। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये आपका पूरा का पूरा पीजी और बीकॉम का सिलेबस में आता है। तो आइए दोस्तों, जो यहाँ पे टर्म्स यूज हुए उस टर्म्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैसे आप पहचानेंगे, क्या है ये, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो दोस्तों प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, देखिए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसका जो पहचानने और डेफिनेशन है, पहचानने का तरीका और डेफिनेशन के आधार पर आप इसे पहचान सकते हैं। वे लाभ जो अधिग्रहण की तिथि पर उपलब्ध हैं, यानी जो आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि जो सब्सिडरी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें क्या लाभ आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा अधिग्रहण की तिथि पर, यानी जिस तिथि पर आपको तिथि पे ध्यान देना है, जिस तिथि पे शेयर खरीदा गया था उस तिथि पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उस तिथि के पहले का अगर कोई प्रॉफिट है तो उसे हम लोग सहायक कंपनी का पहले का अगर उस तिथि का कोई प्रॉफिट है तो सभी प्रॉफिट और संचय को हम लोग पूंजीगत लाभ कहते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप सब्सिडरी कंपनी का सबसे पहले डेट देखिए कि किस डेट में सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है, और उसमें जाके देखेंगे कि सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस डेट का है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ शेयर खरीदने का जो डेट है, एक्विजिशन का जो डेट है, उस डेट के आधार पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर पास्ट का है, पहले का है, तो कहलाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। और जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या अदर किसी प्रकार का रिजर्व या फंड जो है इसे ऑलवेज कैपिटल ही माना जाता है, क्योंकि वो पहले से धीरे धीरे जमा किया होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हिंट्स नहीं है तब इसे कैपिटलाइज ही ऑलवेज मानेंगे। अगर हिंट्स है तो उसी के आधार पर आपको काम करना है। यानी कंसेप्ट क्या हुआ कि पास्ट का कोई भी प्रॉफिट है जो अधिग्रहण एक्विजिशन का जो डेट है, यानी से सब्सिडी कंपनी के शेयर खरीदने का डेट से पहले का अगर है तो उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट करेंगे, और उसके बाद का जो अगर प्रॉफिट होगा तो उसे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और पॉइंट लिखा हुआ कि प्रोपोर्शन शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर का प्रॉफिट का जो कुछ आनुपातिक हिस्सा है, अगर वो करेंट ईयर का भी है तो प्रेजेंट का होता है। तो चूंकि प्रेजेंट का है तो बगैर हिंट्स के आधार पर आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ हिंट्स दिया गया तभी आप उसे कैपिटलाइज करेंगे, वरना ये हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट में कैलकुलेट होता है। तो आपको हमेशा यहाँ पे एक्विजिशन डेट पे ध्यान देना है। देखिए प्रायर टू एक्विजिशन, यहाँ मैंने बार बार लिखा है, यहाँ देखिए अधिग्रहण की तिथि, इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा है आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहते हैं। यहाँ देखिए जिसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। इसका फंडा क्या है, अंश क्रय करने की तिथि के बाद, जो अंश क्रय करने की तिथि है उसके बाद सहायक कंपनी द्वारा कमाए गए, ठीक है, सहायक कंपनी के द्वारा कमाए गए लाभ को आयगत लाभ माना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना, अंश क्रय करने की तिथि के बाद, यानी पहले का हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट और बाद का हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये इसको भी आपको कहाँ देखना है दोस्तों, सहायक कंपनी का ही आपको प्रॉफिट लॉस में देखना है। तो चूंकि आपको 3 प्रकार का वहाँ पे आपको फंडा मिलेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका पुराना दिया रहेगा, जनरल रिजर्व भी पुराना रहता है, इसीलिए दोनों तो आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट होने की संभावना है। लेकिन एक करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है इस पर आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ओनली करंट ईयर प्रॉफिट इज़ प्रोपोर्शनेट। अगर इसमें मान लीजिए से ऐसे समय पर खरीदा गया है, करंट ईयर प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट, देखिए यहाँ ऐसे समय पे खरीदा गया है, मान लीजिए कि वो बैलेंस शीट का डेट से पहले खरीद लिया गया है अगर शेयर को, तो उस समय में बैलेंस शीट बाद में बन रहा है, तो उस समय जो प्रॉफिट के टोटल कैलकुलेट होगा करंट ईयर का, उसमें कुछ हिस्सा अनुपातिक समय के आधार पे वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यानी कैपिटल प्रॉफिट होगा और उसके बाद का हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के प्रॉफिट में क्या होता है, टोटल प्रॉफिट में से हम लोग पहले का प्रॉफिट को, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को घटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में
आपको मैंने पहले ही बताया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का होता है, किसी भी सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी और नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं। होल्डिंग कंपनी का शेयर और नॉमिनेटेड व्यक्ति का शेयर को छोड़कर जिन व्यक्तियों ने अंश खरीद रखा है उसके अलावा, यानी होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो और नॉमिनेटेड व्यक्ति का जिन व्यक्तियों ने शेयर खरीद रखा है उसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं तथा उसके अधिकार या अंश को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा सभी अंश यदि खरीद लिए जाएं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सारा का सारा जो है शेयर जो है होल्डिंग कंपनी ने खरीद रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप माइनॉरिटी वाले सवाल को भी कर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद आपका एक अंतिम आता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। इसको भी समझना जरूरी है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, पहले आपको गुडविल चैप्टर में बताया गया कि अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस उसके नेट वैल्यू है यानी नेट एसेट्स के से अधिक में खरीदी जाती है तो जो डिफरेंस आता है यानी जो ज़्यादा मूल्य चुकाया गया है उसको हम लोग गुडविल कहेंगे, और अगर कम में खरीदी जाती है तो वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इस प्रकार दोस्तों यदि होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी का अंश को उसके फेस वैल्यू, ध्यान दीजिए पहला जो मैंने पॉइंट लिखा फेस वैल्यू, यहाँ फेस वैल्यू से अधिक में खरीदती है तो उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल कहा जाता है। और यदि सहायक कंपनी होल्डिंग कंपनी जो है सहायक कंपनी के अंश को उसके फेस वैल्यू से कम में ध्यान दीजिए फेस वैल्यू से कम में खरीदते हैं तो उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अगर फेस वैल्यू से अधिक में खरीदेगी तो गुडविल कहलाएगा और कम में खरीदेगी तो ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को समझ सकते हैं, और बगैर इसे समझे आप कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कैलकुलेशन करना होगा। देखिए पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट के आधार पर ही करेंगे। तो दूसरा पार्ट जो है दोस्तों, सबसे पहले इसके जो निर्देश हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ सम इम्पॉर्टेंट हिंट्स फॉर वर्किंग लिखा है ताकि आप पहले इसको या ध्यान में रखें। तो वर्किंग यानी आपका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है शेयर खरीदने से पहले का प्रॉफिट, यानी आपको डेट पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर खरीदा गया उसका जो प्रॉफिट है खरीदने का पहले का जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहेंगे, और शेयर खरीदने के बाद का जो लाभ होगा उसे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट करेंगे। तो आप पहले और बाद का लाभ का गणना कैसे कर पाएंगे, डेट के आधार पर कर पाएंगे, किस डेट को शेयर खरीदा गया था और प्रॉफिट कब हुआ। इस दो विषय पर ध्यान देकर, दो मुद्दे पर ध्यान देकर आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट और कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है। जब उसे आप अलग कर पाएंगे सही तो आपका कैलकुलेशन भी सही होगा, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद तीसरा है कि कैपिटल प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए मैंने एक शॉर्ट में लिखा कैपिटल प्रॉफिट, और यहाँ मैंने लिखा एक्विजिशन डेट, और यहाँ मैंने लिखा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट जो है हमेशा एक्विजिशन डेट के पहले का होगा और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है हमेशा एक्विजिशन डेट के बाद का होगा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल प्रॉफिट है, फिर एक्विजिशन डेट है और फिर रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो एक्विजिशन डेट के पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, एक्विजिशन डेट के बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। एक्विजिशन डेट का मतलब होता है जिस डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का शेयर खरीदा है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है कि क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिल सकता है। जैसे एक्विजिशन डेट अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो क्या हो सकता है, एक्विजिशन डेट और बैलेंस शीट जो है आपका सब खरीदने का जो डेट है वो, और जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया गया है दोनों में किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। पहला मैंने लिखा बैलेंस शीट बनाने के पहले हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को खरीदा हो, बैलेंस शीट बनाने के बाद खरीदा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस शीट जब बन रहा था 31 मार्च को, या जो भी बैलेंस शीट बनने का डेट है उसी डेट को ही उस कंपनी ने शेयर को खरीद लिया है और वहाँ पे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की स्थापना हो गई है। तो इस स्थिति में आपको समझना होगा दोस्तों क्या करना है, और उसी के आधार पर, उसी समय के आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। यानी आपको इस 3 प्रकार के क्वेश्चन पर ही ध्यान देना, 3 प्रकार के डेट को ध्यान में रख के काम करना है।
मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 31 मार्च को एक्विजिशन डेट भी था और 31 मार्च को बैलेंस शीट भी बनाया गया। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ एक्विजिशन डेट 30 सितंबर 1999 है, लेकिन बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बन रहा है। तो यहाँ पे जो एक्विजिशन डेट है पहले पड़ता है, ठीक है। तो इस डेट के बाद जो प्रॉफिट होगा, यानी इस बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखाया जाएगा उसमें से 6 महीने का प्रॉफिट जो रेवेन्यू होगा, 6 महीने का प्रॉफिट कैपिटल होगा। यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2000 को ये बैलेंस शीट का डेट है, लेकिन एक्विजिशन हो रहा है बैलेंस शीट बनने के बाद, यानी 5/4/2020 को। तो इस प्रकार जो भी प्रॉफिट हुआ है एक्विजिशन डेट के पहले, सारा का सारा प्रॉफिट कहलाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो पहले सवाल को समझिए, समझ लेंगे तभी आप चैप्टर को बना पाएंगे, और सवाल के साथ साथ उसके कंसेप्ट, उसके फंडामेंटल को जानना ज़रूरी है। तो आइए अब मैं आपको एक और कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, यदि बैलेंस शीट में करंट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है मान लेते हैं, तो इसमें पिछले साल का भी पीएल शामिल माना जाएगा, क्योंकि और रेवेन्यू प्रॉफिट की गणना की जाएगी। करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है तो करंट ईयर का पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो इसमें पिछले साल का भी माना जाएगा, जब तक कि कोई हिंट्स क्वेश्चन में नहीं दिया है। या और दूसरा, यदि बैलेंस शीट में करंट ईयर का भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया और पिछले साल का भी दिया हुआ है, तो पिछले साल वाला तो कंपलसरी है कि आपका आप रेवेन्यू प्रॉफिट में उसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कैपिटल प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को लेके अगर कोई क्वेश्चन में हिंट्स दिया है, तब आपको उसी हिंट्स के आधार पर भी काम करना पड़ेगा। अगर कुछ हिंट्स नहीं दिया तो आप उसे आराम से कैपिटल प्रॉफिट ले सकते हैं, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद तीसरा, किसी प्रकार का रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट अगर कोई हिंट्स नहीं दिया तो हम लोग उसे हमेशा कैपिटलाइज ही मानेंगे, यानी ऑल रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट। अगर कोई हिंट्स नहीं है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई हिंट्स नहीं है, तो यदि हिंट्स है तो आपको हिंट्स के आधार पे काम करने होंगे। अगर हिंट्स है तो आपको हिंट्स के आधार पे काम करने होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑल एक्विजिशन डेट, ये देखिए यहाँ ऑल एक्विजिशन डेट एंड बैलेंस शीट डेट सेम रहने पर, अगर एक्विजिशन का डेट जिस दिन शेयर खरीदा गया हो और बैलेंस शीट का डेट सेम रहने पर, पीएल में ऑलवेज ट्रीटेड, पीएल अकाउंट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट। तब अगर कोई हिंट्स नहीं है लेकिन दोनों का डेट सेम है, एक्विजिशन डेट और बैलेंस शीट का डेट, तो पीएल में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिया हुआ सब्सिडरी कंपनी का, सबको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट में ट्रीट करेंगे। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और यदि बैलेंस शीट डेट सेम रहने पर, देखिए यहाँ पर बताया गया। उसके बाद है कि यदि गुडविल बैलेंस शीट में पहले से भी दिया हो सकता है, ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो गुडविल को दो प्रकार से आप ट्रीट कर सकते हैं। पहला है कि गुडविल को कैलकुलेशन में एडजस्ट कर दीजिए, जो गुडविल कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग, या जो गुडविल कैलकुलेशन किया जाता है उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में जाके उसको डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ कैलकुलेशन में नहीं करेंगे तो वहाँ कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल पहले से मिले, सब्सिडी कंपनी का पहले से गुडविल दिया है बैलेंस शीट में, तो उससे दो प्रकार से आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन में भी ला सकते हैं, या तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही जब कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सवाल को बताने के लिए जो और इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट को मैंने बताया कि 4 कंपलसरी एडजस्टमेंट आपको करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद 4 कंपलसरी कैलकुलेशन करना है। लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट तो आप बाद में करेंगे, तो सबसे पहले आपको 4 कंपलसरी कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला आपका कैपिटल प्रॉफिट, दूसरा है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, तीसरा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, चौथा है आपका गुडविल। तो जब कैपिटल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो उसे आपको 2 भागों में बांटना होता है, एक होल्डिंग कंपनी का शेयर और सब्सिडरी कंपनी का शेयर। ये कब करेंगे हम लोग, जब पूरा का पूरा आंशिक यानी पार्शियल होल्डिंग कंपनी हो, यानी सब्सिडी कंपनी का कुछ अंश ही खरीदा गया, यानी 50% से ज़्यादा अंश खरीदा गया, तो वहाँ पर एक हिस्सा माइनॉरिटी का बच जाता है। इसीलिए वहाँ पे यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट को जो है ना आपको 2 भाग में बांटना होगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर और सब्सिडरी कंपनी का शेयर। कैसे बांटेंगे, उसी अनुपात में बांटेंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था, 10,000 में से 8,000 शेयर खरीदा, तो यहाँ आपका 80% हो जाएगा और यहाँ आपका 20% हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और होल्डिंग कंपनी का शेयर जो गुडविल कैलकुलेशन में चला जाएगा और ये जो है आपका माइनॉरिटी के कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको इस ट्रिक को, इस फंडा को आपको याद रखना, ध्यान भी देना, नहीं तो आप गलत करने वाले हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ये मैं यहाँ पे ट्रिक कर रहा हूँ, ये आएगा आपका गुडविल कैलकुलेशन में और ये आएगा आपका माइनॉरिटी के कैलकुलेशन में, ठीक है।
तो रेवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन आपको करना होगा तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन जब आपको कर पाएंगे तो उसमें उसको भी आपको दो भाग में बांटना। होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डिंग कंपनी कहीं के पास जाएगा और एक सब्सिडी कंपनी के पास जाएगा। होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा आएगा उससे बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाना, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमेशा होल्डिंग कंपनी का ही बनाया जाएगा। और जो सब्सिडी कंपनी का शेयर है उसे आपको फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाना, यानी यहाँ पे इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना है। जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सारा कर लेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जितना भी आपका अमाउंट निकलेगा ये सारा का सारा सब्सिडरी कंपनी का होता है, ठीक है। और इसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। उसके बाद होता है गुडविल। गुडविल का जो कैलकुलेशन है दोस्तों, ये होल्डिंग कंपनी के शेयर में आता है और होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में ही आपको दिखाना है, ये और कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा दो भाग में बढ़ता है और रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा भी दो भाग में बढ़ता है, एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी। यहाँ भी होल्डिंग सब्सिडरी दोनों का अनुपातिक रूप से हम लोग शेयर के परचेज या से नंबर ऑफ शेयर के परचेजिंग के आधार पे हम लोग इसको रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसी रेशियो के आधार पर यहाँ पे बांटेंगे। उसके बाद जो स्टेप आता है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। हाँ तो दोस्तों देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट आप कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आपको जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में दिया है उसे आपको लेना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस आप कहाँ से लेंगे, ये सारा कैलकुलेशन आप सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए इसमें जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा वो सारा का सारा सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट से ही देखकर होगा। तो सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि शेयर कब खरीदा गया, उस डेट पर ध्यान देंगे। उस डेट के पहले का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। उसके बाद जितना भी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या किसी प्रकार का कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अगर सब्सिडरी कंपनी का दिया गया होगा तो उसे आप सेकंड लाइन में यहाँ पे लिखेंगे। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। उसके बाद तीसरा है आपका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर प्रायर टू एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन के समय में जो करंट ईयर का प्रॉफिट था उसमें डेट के आधार पर अगर आपको पता चलता है कि कुछ जो हिस्सा है वो कैपिटल प्रॉफिट का है तो उसमें से जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा है उस हिस्से को आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में तीसरे लाइन में लिखना होगा। और इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो आपको टोटल एक मिलेगा। ये देखिए यहाँ इस टोटल में अगर किसी प्रकार का एडजस्टमेंट है, जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है जो मैंने लिखा है, इशू ऑफ बोनस शेयर है, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर है, इस प्रकार का अगर कुछ आपको मिलता है तो इसे आप क्या करेंगे, ऐड या लेस करेंगे। जहाँ जो मैंने लिखा है ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का लॉस को लेस करेंगे, और उसके बाद जो आपको फाइनल मिलता है वो कहलाता है कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस। तो इस प्रकार कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस। देखिए यहाँ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट यहाँ इस प्रकार एडजस्ट करके फाइनल आपको मिल गया कैपिटल प्रॉफिट। और इस कैपिटल प्रॉफिट को या कैपिटल लॉस को आपको दो भागों में बांटना है। एक शेयर होल्डर एक होल्डिंग कंपनी के पास होगा और एक आपका सब्सिडी कंपनी के पास होगा। होल्डिंग कंपनी वाले को हम लोग ट्रांसफर टू गुडविल का कैलकुलेशन में ट्रांसफ़र करना है, और सब्सिडी कंपनी वाले को हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग ये जाना कि कैपिटल प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन करने के लिए आपको 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट जो पहले का होगा, और जनरल रिजर्व फंड या कैपिटल रिजर्व, इस प्रकार का जो रिजर्व फंड है इसे भी हम लोग कैपिटलाइज मानते हैं जब तक कि कोई हिंट्स नहीं दिया हो क्वेश्चन में। और उसके बाद जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें भी डेट के आधार पर आपको पता लगाना है कि वो प्रायर है कि पहले का है या बाद का है। अगर पहले का है तो कैपिटल प्रॉफिट के हिस्से में इसे भी शामिल करेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। हाँ तो दोस्तों आइए आते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसे हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लेना है ना, और उस टोटल प्रॉफिट या रिजर्व फंड अगर है तो उसका हिस्सा भी लेना है। तो इस टोटल प्रॉफिट में जो पहले का प्रॉफिट यानी कैपिटल प्रॉफिट को जब आप घटा देंगे तो आपके पास जो आएगा वो कहलाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, और उस टोटल प्रॉफिट को आप चुपचाप ले सकते हैं जो भी है, लेकिन उसमें से पहले का प्रॉफिट घटा देंगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट ऑलरेडी आपके पास निकल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट में क्या क्या ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट, उसके बाद जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का टोटल प्रॉफिट, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, तीनों प्रॉफिट को हम टोटल प्रॉफिट कहते हैं। और इन तीनों में से जो पहले का प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट
उसको घटा देंगे तो जो आपका बचेगा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और उसमें क्या, अगर सवाल में एडजस्टमेंट है तो प्रपोज डिविडेंड, डेफिसिट डेफिशिएंसी और एक्सेस डेफिशिएंसी, इसको ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे और इसे माइनस किया जाएगा। इसे प्लस करते हैं, इसे प्लस करते हैं और इसे माइनस करते हैं। इस प्रकार जो आपके पास फाइनल निकल जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी एडजस्टमेंट के बाद रेवेन्यू प्रॉफिट। और एडजस्टमेंट का सवाल नहीं है तो आपको यही देखना है, टोटल प्रॉफिट में से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार जो प्रॉफिट निकलेगा इसे भी दो भाग में बांटते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा को देखिए मैंने लिखा है, रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ है, इसे दो भाग में बांटा जा रहा है। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और ये जो पैसा, ये जो है आपका सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा, ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया दोस्तों, इसे भी दो भाग में बांट रहे हैं हम लोग। यहाँ ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कितना में, जितना में मैंने शेयर खरीदा है और उसका शेयर का एक्चुअल वैल्यू क्या था, अगर मैंने ज़्यादा में ख़रीदा है या कम में ख़रीदा है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो और ये भी देखना है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसका कितना इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, तो इसको देखते हुए आपको करना। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको लेना है पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और माइनॉरिटी शेयर। यानी आपको जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें 80 में से 80 होल्डिंग का था 20, तो 20% जो शेयर आपका बचा हुआ वो पेड अप वैल्यू, उसका पेड अप वैल्यू आपको लेना है, यानी बैलेंस शीट में जो दिया हुआ मूल्य वो आपको लेंगे। उसके बाद इसमें कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा जो होगा सब्सिडरी कंपनी का, उसको हम लोग ऐड करते हैं। और फिर रेवेन्यू प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा सब्सिडरी कंपनी का, उसे ऐड करते हैं। उसके बाद जो बोनस शेयर अगर एडजस्टमेंट में है तो बोनस शेयर का जो हिस्सा सब्सिडरी कंपनी का, उसे हम लोग ऐड करते हैं। और किसी प्रकार का कैपिटल और रेवेन्यू लॉस अगर है तो उसे हम लोग माइनस करते हैं। तो इस प्रकार जो आपके पास डेटा उपलब्ध होता है कहलाता है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये सारा का सारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी कंपनी का होता है और इसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के द्वारा दिखाया जाता है, ताकि पता चल सके कि इस बाहरी लोग का क्या हिस्सा है। उसके बाद उसके पास आता है उसके बाद कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व का। इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कितना में शेयर खरीदा गया। देखिए, प्राइस पेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी कितने में शेयर को खरीदा गया है, इसे आप पहले लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इक्विटी शेयर, इक्विटी या नेट एसेट्स रिक्वायर्ड, यानी उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, उस एक्चुअल वैल्यू को जो आपका बैलेंस शीट में दिया होता है उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर ये ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा में खरीदा गया, तो जो डिफरेंस वैल्यू कहलाता है आपका गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रकार दोस्तों आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, कैपिटल प्रॉफिट जो है आपका, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट है, और किसी प्रकार का बोनस शेयर ऑफ कंपनी और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इस या लायबिलिटी, अगर इस प्रकार का कोई एडजस्टमेंट है तो इसे आप इसमें ऐड करेंगे। और कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटी है तो इसे हम लोग माइनस करेंगे। तो इस प्रकार जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली या तो गुडविल में होगा या तो कैपिटल रिजर्व में होगा। तो ज़्यादा होगा तो गुडविल में और कम होगा तो कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ तक अगर आप बनाते हो, ये दोनों पॉइंट अगर बनाते हो तो ये दोनों पॉइंट ही क्वेश्चन में दिया है सिंपल में, तो ये बेसिक है, इससे आप इजीली गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बाकी जो मैंने आपको दो बताए एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट अगर दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट के हिसाब पर आप देख सकते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे और लॉस होगा तो लेस करेंगे। तो इस प्रकार का जो बेनिफिट है, इस प्रकार का जो आपका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के आधार पर आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है गुडविल कैलकुलेशन में कितना में शेयर खरीदा गया और उसका एक्चुअल में बैलेंस शीट का वैल्यू क्या है, इसे हम लोग कहते हैं गुडविल का कैलकुलेशन। आप इसे थोड़ा बड़े स्तर पर देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से है, इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और ये रहा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। और ये है आपका कैपिटल प्रॉफिट। अब आइए दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में शॉर्टकट जानकारी प्राप्त करें।
बैलेंस शीट में आपको कुछ विशेष नहीं करना, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना जैसे आप पहले बैलेंस शीट बनाते तो वैसे ही बनाना है। लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कैलकुलेशन किए हैं, जो भी कैलकुलेशन में जिस को भी आपने लिया है, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल और माइनॉरिटी के कैलकुलेशन में जो भी आइटम आपने लिया वो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और ये बैलेंस शीट आप बना रहे हैं किसका? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ आपको बैलेंस शीट पहले जैसा ही बनाना है, बस आपको ध्यान रखना है कुछ, जैसे कि लायबिलिटी में आप पहले भी शेयर कैपिटल लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको नया आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस पहले भी लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस ये सब आपको होल्डिंग कंपनी का भी लेना है, सब्सिडरी कंपनी का भी लेना है। गुडविल भी आपको गुडविल भी आप यहाँ कॉन्ट्रा में ले सकते हैं अगर बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों देखिए, रेवेन्यू रिजर्व आप होल्डिंग कंपनी का भी लेंगे और सब्सिडरी कंपनी का भी लेंगे। उसी प्रकार जो आपका सिक्योर्ड लोन है होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का भी लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन होल्डिंग कंपनी का भी और सब्सिडरी कंपनी का भी लेंगे। करंट लायबिलिटी और प्रोविजन भी आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों का लेना है। उसी प्रकार एसेट्स में अगर आप जाते हैं तो फिक्स एसेट्स में होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी दोनों का फिक्स एसेट्स लेते हैं, गुडविल भी लेते हैं। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, सब्सिडरी कंपनी का भी बैलेंस शीट का गुडविल आप लेके यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं अगर बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, गुडविल कैलकुलेशन में नहीं लेंगे तो। और इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि किसका इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। जो सब्सिडरी कंपनी में शेयर खरीदने का जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसे नहीं लेना, क्योंकि वो कैलकुलेशन में ले चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद करंट एसेट, लोन या एडवांस अगर होल्डिंग कंपनी का तो उसको लीजिए, और सब्सिडरी कंपनी का तो उसको लीजिए, दोनों को मिला के दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द होल्डिंग कंपनी को यहाँ पे आपको दिखाना है। तो इस प्रकार जो आप बैलेंस शीट के माध्यम से ये आप दिखाना चाहते हैं होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर को कि हम लोग का बिजनेस का पोजीशन क्या है। इसीलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको हेडिंग देना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ इट्स, जैसे कंपनी का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। इस प्रकार से अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट आपके लिए ईजी है। तो आप कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे, बैलेंस शीट आप इजी से कर सकते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ आपको एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन को यहाँ पे नहीं लेना, बाकी सब एज इट इज़ है जैसा आप पहले जानते थे। तो दोस्तों स्टूडेंट हम लोग ने सीखा इस वीडियो के माध्यम से कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, कितने प्रकार के होल्डिंग कंपनी होते हैं और क्या बेसिक कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट क्या होता है, उनका जो बेसिक टर्म्स है उसका भी पहचान और डेफिनेशन हमने सीखा। कैलकुलेशन भी हम लोगों ने सीखा और उस कैलकुलेशन पर क्या क्या ध्यान देंगे उसके निमित्त जो हिंट्स मैंने आपको बताया वर्किंग के, उसको भी आप जान पाए हैं। उसके बाद साथ में हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी सीखा। इतना कुछ क्लास करने के लिए अगर आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो कम से कम आपको 2 क्लास लगेंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप सीखना चाहते हैं, खुद भी आप पढ़ेंगे बुक के माध्यम से तो और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसीलिए इसके आधार पर आप नोट्स ज़रूर बनाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वैसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी का स्थिति ठीक नहीं है और आगे कब आपका पढ़ाई ऑफलाइन में शुरू होगा ये भी बताना मुश्किल है। इसलिए कृपया इस वीडियो पर ध्यान दें और इसके साथ आप अपना लाभ लें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। तब तक के लिए नए वीडियो के साथ मैं उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।